we will start now. Are you able to hear me? Are you able to hear me? Yes, ma'am. ओके ठीक है, बीच में अगर आवाज़ वगैरह नहीं आएगी तो आप लोग मुझे ये चैट बॉक्स में मैसेज कर दो. सो सी टुडे आई हैव रिटन द टॉपिक एड्रिनल ग्लैंड्स, ओके, इन द जूम मीटिंग. बट हमारा एंटी थायराइड जो ग्लैंड्स का एंटी थायराइड ड्रग्स का जो सम थोड़ा पार्ट था वो रह गया था. सो फर्स्ट वी विल कंप्लीट दैट, देन वी विल गो टू the drugs, not the drugs, we will go for an introduction of adrenal glands, and in the next lectures we will study the drugs, okay, or the agents. So now we will start. ठीक है, हमने एंटी थायराइड ड्रग्स पढ़ लिया था. इन दैट एंटी ओके स्टार्टेड फ्रॉम हियर, सो वी विल हैव अ आइडिया अगेन. हम लोग ने वी हैव स्टार्टेड विद द एंटी थायराइड ड्रग्स. व्हाट आई टोल्ड यू दैट एंटी थायराइड ड्रग्स हम किसको बोलते हैं? थायोअमाइड्स आर कॉल्ड एज एंटी थायराइड ड्रग्स. But nowadays this word antithyroid is applicable to all the drugs of this class. ये मैं आपको इसलिए बार बार बता रही हूँ क्योंकि एग्जाम में अगर आपको पूछते हैं राइट अ नोट ऑन राइट द फार्माकोलॉजी ऑफ एंटी थायराइड ड्रग, तो आपको कंफ्यूज नहीं होना है. यू हैव टू राइट अबाउट ऑल दीज 4 क्लासेस अकॉर्डिंग टू द मार्क्स, ओके. सो एंड सेकेंड थिंग, राइट द फार्माकोलॉजी ऑफ गोइट्रोजेंस. लाइक दिस अ क्वेश्चन इज ऑल्सो आस्क्ड. So what are goitrogens? Goitrogens हम किसे बोलते हैं? The first and the second class, thioamides and the ionic inhibitors. Okay, so don't get confused. Iodine third class हम डिस्कस कर रहे थे iodine and iodides, and after that हमारा radioactive iodine रह गया था. So we will complete this, then we will go for the next topic. Okay, just in short, what is the mechanism of action of anti-thyroid drug? What you have to remember, I told you that day, मैंने आपको वहां से बताया था कि एंटी थायराइड ड्रग्स लाइक थायोअमाइड्स, व्हाट दे डू, दे इनहिबिट द कन्वर्जन ऑफ, और यू कैन से दे इनहिबिट द ऑक्सीडेशन ऑफ आयोडाइड आयंस टू आयोडीन, ओके. एंड दिस आयोडीन it forms or couples with the tyrosine amino acid, okay, and forms the MIT and DIT, and which later forms the thyroid hormones T3 and T4 by the process of coupling. Okay, so what you have to remember here, हमारा purpose क्या है? We have to stop the synthesis of thyroid hormone, and for stopping the synthesis of thyroid hormone we are inhibiting the supply of iodine. And how you are inhibiting the supply of iodine? By inhibiting the conversion of iodide into iodine. ओके, आयोडाइड आयन को आप आयोडीन में कन्वर्ट होने से रोक रहे हो. कैसे रोक रहे हो? आपको पता है कि आयोडाइड से आयोडीन कैसे बनता है? विद द हेल्प ऑफ विच एंजाइम? थायराइड पेरोक्सीडेज एंजाइम. सो एंटी थायराइड ड्रग इनहिबिट्स द एंजाइम थायराइड पेरोक्सीडेज. एज अ रिजल्ट देयर इज नो कन्वर्जन ऑफ, नो ऑक्सीडेशन ऑफ आयोडाइड इनटू आयोडीन, ओके, एंड फर्दर प्रोसेस आर स्टॉप. तो ये हो गया आपका थायोअमाइड्स. देन आपको बताया था all the problems which are due to over secretion of thyroid hormone, you can treat it by using anti-thyroid drugs. हमने already पढ़ा था thyrotoxicosis. Okay, what is thyrotoxicosis? It is hyperthyroidism. Always remember, it is hyperthyroidism, and इसका main characteristic होता है bulging of eyeballs, and it has stimulatory effect on heart. It increases heart rate, force of contraction, everything. It even increases metabolism. As a result, the person who is suffering from hyperthyroidism will be very active, and what you will say, not only very active, he will be very lean and thin,
because of the lipolysis and the other catabolic process which get involved, or you can say because of the increase in metabolism. Okay, now मैंने आपको एक पॉइंट बताया था that generally एंटी थायराइड ड्रग्स जो होते हैं इसको छोड़ के बाकी के आपके जितने भी क्लासेस हैं, चाहे इफ अ पर्सन इज सफरिंग फ्रॉम हाइपरथायरॉयडिज्म, मैंने आपको बताया था कि हाइपरथायरॉयडिज्म किस वजह से होता है. देयर आर टू रीजंस. आइदर देयर इज ओवर एक्टिव थायराइड ग्लैंड, ओके, और देयर कैन बी अ ट्यूमर इन द थायराइड ग्लैंड. ओके, उसकी वजह से ही आपका क्या होगा, थायराइड हार्मोन का सिंथेसिस ज्यादा होगा और आपको उसको लेवल में लाना है. अंडरस्टूड? सो if you are using iodine, if you are using iodide, are you getting, or you are using radioactive iodine, or you are using ionic inhibitors, generally with all these agents we are adding antithyroid drugs. Understood all of you? तो ये आपको याद रखना है. See, it is mentioned here, given with iodine 131. Okay, pre-operatively also given. Suppose कोई person है उसको थायराइड ग्लैंड का कैंसर हुआ है, ओके, तो इट मीन्स व्हाट, हाइपरथायरॉयडिज्म होगा. तो उसकी सर्जरी करने से पहले, बिकॉज द बॉडी इज ऑलरेडी इन अनस्टेबल कंडीशन. व्हाई द बॉडी इज इन अनस्टेबल कंडीशन? बिकॉज ऑफ ओवर एक्टिव मेटाबॉलिज्म एंड बिकॉज ऑफ ओवर एक्टिव हार्ट रेट एंड एवरीथिंग. द बॉडी इज नॉट स्टेबल व्हेन अ पर्सन इज सफरिंग फ्रॉम हाइपरथायरॉयडिज्म. देयर कैन बी एरिथमिया ऑल्सो. इसीलिए मैंने आपको बोला था दैट हाइपरथायरॉयडिज्म इज मोर सीवियर एज कम्पेयर टू द हाइपोथायरॉयडिज्म. तो ये आपको याद रखना है. तो इसीलिए सर्जरी करने से पहले हम एंटी थायराइड एजेंट देते हैं ताकि टू मेक द पर्सन यूथायरॉइड. दिस व्हाट यू हैव टू रिमेंबर. यूथायरॉइड मीन्स व्हाट, द नॉर्मल कंडीशन और नॉर्मल लेवल्स ऑफ थायराइड हार्मोन विल बी कॉल्ड एज यूथायरॉइड. ओके, तो पहले हम उस पेशेंट को नॉर्मलाइज करते हैं, उसके थायराइड लेवल को नॉर्मलाइज करते हैं बाय गिविंग एंटी थायराइड ड्रग, and then we go for surgery. Understood? Because there are complications. Understood? Now we contraindication, as I told you, it cannot be given to pregnant women. So ये, and one of the basic advantage कि हम क्यों एंटी थायराइड ड्रग सबसे ज्यादा प्रेफर करते हैं, because see, this is the reason, because it is more concentrated in thyroid gland where the activity is actually required. Okay, so this you have to remember some points. These are very important. Yes, हम लोग सेकेंड पढ़ रहे थे आयनिक इनहिबिटर्स. एज द नेम इटसेल्फ इंडिकेट, दीज आर द एजेंट्स व्हिच इनहिबिट्स द एंट्री ऑफ द आयन इटसेल्फ. वो आयोडाइड को अंदर आने ही नहीं देते फॉलिकल सेल से. आयोडाइड अंदर आएगा नहीं तो वो आयोडीन में कन्वर्ट ही नहीं होगा. ओके, बट आई टोल्ड यू दैट दीज एजेंट्स आर नॉट यूज्ड नाउ because of the associated toxicities. So this we have discussed. So we will go for the next slide. Okay, आयोडीन एंड आयोडाइड, ये कॉन्सेप्ट हम लोग उस दिन पढ़ रहे थे कि वी आर डिस्कसिंग अगेन एंड अगेन कि थायराइड हार्मोन की सिंथेसिस के लिए हमें आयोडीन चाहिए. वो आयोडीन आयोडाइड से आता है. आर यू गेटिंग? फिर हम व्हाई वी आर यूजिंग आयोडीन एंड आयोडाइड एज अ एंटी थायराइड ड्रग. आइडियली अगर आप थियोरेटिकली देखोगे तो आयोडीन आयोडाइड हम यूज ही नहीं करना चाहिए ना, क्योंकि आयोडीन तो थायराइड हार्मोन को सिंथेसाइज करता है. फिर हाउ इट इज एक्टिंग एज एंटी थायराइड एजेंट, दैट वी हैव टू, मैंने आपको उस दिन बताया था, बट यू हैव टू अंडरस्टैंड द लॉजिक. अदरवाइज अगर आप थियोरेटिकली जाओगे ना तो आपको यही लगेगा कि व्हाई आयोडीन वी आर यूजिंग एज एंटी थायराइड. ओके, नेक्स्ट थिंग व्हाट यू हैव टू रिमेंबर, ये आपको एग्जाम्स में पूछ सकते हैं जीपेट वगैरह में, which is the fastest acting anti-thyroid agent. So that is your iodine and iodide. These are the fastest acting anti, what you will say, hyperthyroid agents. Okay, so हम लोग ये थोड़ा पढ़ लेते हैं, then we will go for the radioactive iodine. मैंने आपको उस दिन बताया था that iodide जो होता है वो हम जब देते हैं किसी पेशेंट को, it is given in the form of solution. ठीक है, आयोडीन का सॉल्यूशन देते हैं. आयोडीन हमारे इंटेस्टाइन में जाता है इन द गट. दिस आयोडीन इज कन्वर्टेड इनटू आयोडाइड आयन एंड दिस आयोडाइड आयन गोज टू योर थायराइड ग्लैंड वेयर इट एंटर्स इनटू द फॉलिकल सेल. ओके, एंड द सिंथेसिस ऑफ थायराइड हार्मोन टेक्स प्लेस. ओके, नाउ व्हाई इट इज गिवन एज एन एंटी थायराइड, द रीजन इज गिवन हियर. ओके, मैंने आपको बताया था उस दिन कि iodine if you are using in normal concentration then it will cause the proper synthesis and proper release of thyroid hormone. Understood? अगर आप आयोडीन नॉर्मल कॉन्सेंट्रेशन में दे रहे हो, आपकी बॉडी में नॉर्मल कॉन्सेंट्रेशन में प्रेजेंट है,
then it will cause the synthesis as well as release. You have to concentrate on these two words. It causes synthesis B and release B. Okay, but when you are giving higher doses of iodine, then what will happen? The proteolysis step is inhibited. Now what is proteolysis? मैंने आपको उस दिन भी बताया था, but many people have joined here today. इतने लोग नहीं थे उस दिन. Yes, मैंने आपको क्या बताया था कि proteolysis कब होता है? I have told you in that chart, in that mechanism of action, that it is divided into three parts. I have shown you three parts together. First, I have shown you the uptake of iodide ion. Second, the synthesis, how the synthesis of thyroid hormone takes place. After that, we have read कि whenever required by the body, the thyroid hormone which is synthesized, वो बन के thyroid hormone synthesize होके हमारे colloids में stored रहता है. Understood? But जब हमारी body को जरूरत पड़ती है, whenever our body requires it, that complex form which is present in combination with thyroglobulin, it comes to follicles. Understood? कोलॉइड में से फॉलिकल में आता है. फॉलिकल में आने के बाद the lysosome enzymes, they act on it, they cause the release of T3 and T4. So this is called proteolysis. Are you getting? Why proteolysis? Because iodine is not a protein. Are you getting? तो हम इसको proteolysis क्यों बोलते हैं? Because मैंने आपको बताया था, we will go back to orally बोलने से अच्छा, we'll go back here. Okay. Next page. Okay. See what I have told you. Please mute your mic. Okay, मैं mute कर देती हूँ अपने को. If any doubt, you write me in the chat box. Okay. See, again, ये मैं आपको थर्ड टाइम दिखा रही हूँ. The basic reason is आपको बुक पढ़ने की जरूरत नहीं होनी चाहिए आफ्टर सीइंग these lectures. Are you getting? आपको एक आइडिया आ जाना चाहिए. You should be able to write the answers. You should have an idea of the topic. Okay? See this. Hormone is little bit complicated part. अगर आप pharmacology देखोगे ना, उसमें सबसे complicated part अगर कुछ है तो that is the hormone. Because hormones का जो action है ना, that is dependent upon the conditions, not like other drugs. Okay? So see this. ये आपने already देखा है. Now we are discussing how the iodine and iodide are acting as antithyroid drugs. See this. हमने यहाँ तक पढ़ा था already. Now see, ये पूरा ये synthesis है, ये पूरा part synthesis है. और ये जो लिखा हुआ है ना, 1 MIT plus 1 DIT is equal to T3, DIT plus DIT T4 attached to TGB. What is TGB? See this. It is the thyroglobulin. You can see it here. Okay? So this is your thyroglobulin. As you can see, thyroglobulin एक membrane bound you can say vesicle में stored रहता है. Are you getting? Synthesize होने के बाद भी ये जो thyroid hormone है T3, T4, ये इसी format. See this. दिख रहा है आपको? खाली इन दोनों स्ट्रक्चर में क्या डिफरेंस दिख रहा है? यहाँ पे ये colored part नहीं है. Whereas here this colored part, अगर आप ध्यान से देखोगे, it is not much clearly visible. But ये जो colored part red और green दिख रहा है, that is your T3, T4 hormones which are attached with the protein. Are you getting? तो मैं आपको यही बता रही थी कि T3, T4 synthesize होकर यहीं पे रहता है. This part colloid में ही stored रहता है. When it is required by the body, it goes to the follicle cell where it is acted upon by the lysosome and proteolysis occurs. So this is called proteolysis. See this. This is proteolysis. After proteolysis, your T3 and T4 is released into the capillary. See this. Okay. So iodide ions क्या करते हैं? जब ज्यादा concentration में होते हैं, तो they inhibit this proteolysis. They do not allow the release of T3 and T4. And that is, this condition is called as thyroid constipation. So this can also be asked in your exam. That thyroid constipation is produced by which of the following? So that is iodine and iodides. So why, अभी आपको समझ आया होगा why this is called as constipation. Okay, because it is stuck here. Thyroid hormones are there in your
thyroid follicles in your gland it is present, but they are stuck here, they are not released. Okay, so that is why it is called as thyroid constipation. Now ये तो आपको समझ में आ गया होगा. Now very important thing, give me the mobile. See, one of the very important thing which I wanted to tell you, that very what you can say, the drawback of iodine and iodide is that the peak effect, this effect which I am telling you, it is maximally seen for 15 days. Are you getting? 15 days तक ये आपको इफेक्ट दिखाई देता है. तो उसकी वजह से क्या होगा, that we will see here. Okay? Yes. See, it is mentioned here. See, proteolysis is inhibited, so you have understood this. Inhibition of iodination of tyrosine residue, Wolff-Chaikoff effect, peak effect 10 to 15 days. Okay. 10 से 15 दिन तक आपको ये इफेक्ट दिखाई देगा. After 10 to 15 days, this effect will disappear. Understood all of you? So आपको यहाँ this is called as, this phenomena is called as Wolff-Chaikoff effect. ये भी आपको एग्जाम्स में पूछ सकते हो. What is Wolff-Chaikoff effect? Okay, so what is that? How you will write? After 10 to 15 days of taking iodide or iodine as an antithyroid drug, the effect is lost after 15 days. Understood? And second, what happens after 10 to 15 days? See this. Why? Okay. Why I am telling you कि why the effect is lost? Okay. ये 15 दिन तक ही क्यों इफेक्ट दिखाता है? The reason is mentioned here already, that the cell after 10 to 15 days or within 10 to 15 days, what will happen, depending upon patient to patient, the cell reduces the expression of sodium iodide symporter. Now, अभी तक आपको अच्छे से समझ आ गया होगा what is sodium iodide symporter. It is present on the follicular cell of the thyroid gland and it is responsible for entrapment of iodide ion which is present in your blood. Understood? तो जब आयोडीन अंदर आएगा, आयोडाइड जब अंदर आएगा तभी तो वो हार्मोन बनाएगा, उसके बाद ही सारा इफेक्ट होगा. बट आपका जो सोडियम आयोडाइड सिम्पोर्टर विच इज एक्टिंग एज अ एंट्री पॉइंट फॉर द आयोडाइड, इट विल, इसका जो एक्सप्रेशन है इट विल बी रिड्यूस्ड. एक्सप्रेशन रिड्यूस होने का मतलब क्या है? इट विल नॉट बी एबल टू रिकॉग्नाइज द आयोडाइड आयंस. ओके, वो आयोडाइड को पहचानने से मना कर देगा एंड इट विल नॉट अलाउ द एंट्री ऑफ आयोडाइड आयंस इनसाइड द फॉलिकुलर सेल्स. सो व्हाट विल हैपन, आपका थायराइड हार्मोन का सिंथेसिस स्टॉप हो जाएगा. अंडरस्टूड ऑल ऑफ यू? सो यू हैव टू रिमेंबर दीज थिंग्स इन अ साइकोलॉजिकल मैनर. Okay, now I'll take 1 minute to repeat this iodine and iodide. Just listen it carefully. Iodine and iodide ions basically are used for the synthesis of thyroid hormone. Okay, but if iodide ions are given in extra quantity or if they are taken in higher concentration, they inhibit the proteolysis of the proteolysis of the thyroglobulin which is having the thyroid hormone associated with it. Okay, and due to this what will happen, there will be no proteolysis and there will be no release of thyroid hormones in the blood. Okay, so this is the reason why iodide ions are used as anti-thyroid agents. Okay, because they are inhibiting the release of the T3 and T4, इसलिए हम उसको anti-thyroid बोलते हैं. But the next point comes is this effect is seen for 10 to 15 days only. Why 10 to what happens after 10 to 15 days? The sodium iodide symporter which is present on the membrane of follicular cell stops, the expression reduces. That is, it stops recognizing the iodide ions. As a result, the iodide ions are not able to enter inside the cell and so the synthesis of thyroid hormone will stop. Okay, and this reduced expression and the effect which is seen for 10 to 15 days will be lost and this effect is called as Wolff-Chaikoff effect. Okay, now it is clear. ये आपको वाइवा में भी पूछ सकते हैं कि, so I think it is clear now. इसके बाद भी अगर डाउट है you can ask me by messaging. Okay,
And what are its uses? It is used in thyroid storm. What is thyroid storm? Storm मतलब क्या होता है? तूफान. तूफान आता है तो क्या होता है? बहुत तेज हवाएं चलती है, अचानक से बहुत तेज हवाएं चलती है, सब चीजें उड़ जाती है. आर यू गेटिंग? सो same thing happens in thyroid storm. Suddenly there is release of large amount of thyroid hormone. Okay, that is why it is called as thyroid storm. ओके, तो अगर किसी को थायराइड स्टॉर्म है तो यू हैव टू इमीडिएटली इनहिबिट द रिलीज ऑफ द हार्मोन. आर यू गेटिंग? उसके लिए आप एंटी थायराइड ड्रग नहीं दे सकते, आपको ऐसा ड्रग देना है विच विल एक्ट वेरी फास्ट. एंड जस्ट नाउ आई टोल्ड यू दैट आयोडीन्स एंड आयोडाइड्स आर द फास्टेस्ट एक्टिंग एंटी थायराइड एजेंट्स. ओके, बट उसके साथ मैंने आपको एक पॉइंट आपको लास्ट लेक्चर में बताया था दैट you have to, along with any of the drugs which you are giving as an anti-thyroid agent, as a preventive measure, we are giving T4 also in little doses. उसका रीजन भी मैंने आपको बताया था कि अगर आप एंटी थायराइड देते हो हार्मोन या वॉट एवर यू आर गिविंग and suddenly there is decrease in the level of thyroid hormone, then other complications will arise. So to avoid those complications, what we require is to maintain certain level of thyroid hormone in our blood. और वो we are not giving T3. मैंने इसका भी रीजन आपको बताया था कि T3 is the active form. It is not required to give T3. क्यों? Because हमें थायराइड हार्मोन का इफेक्ट अभी नहीं चाहिए. अभी हमारा सपोज करो आई एम अ पर्सन एंड माई थायराइड लेवल इज वेरी मच, मुझे थायराइड स्टॉर्म हुआ है सपोज करो, देन मैंने क्या लिया? आयोडीन लिया. ओके, अभी वो आयोडीन जाके इट विल सडनली स्टॉप द रिलीज ऑफ थायराइड हार्मोन. नाउ व्हाट विल हैपन? माय बॉडी विल बी डेफिशिएंट ऑफ द थायराइड हार्मोन. तो इसलिए दूसरे कॉम्प्लिकेशन से प्रिवेंट होने के लिए मैं क्या करूंगी कि मैं साथ में T4 सप्लीमेंट लूंगी. आर यू गेटिंग? T4 क्यों लूंगी मैं? ताकि थोड़ा बहुत तो थायराइड हार्मोन रहना चाहिए ना मेरी ब्लड में, बिकॉज इट इज रिक्वायर्ड फॉर मेटाबॉलिज्म. So I'll be taking T4. But why I will not be taking T3? The reason is it is the active form. I do not need lot amount of active form of hormone. I just need T4 so that it gets slowly converted into T3 in my body and it shows the effect. Are you getting? Next step, before thyroidectomy. What is thyroidectomy? I just told you any kind of surgery if it is required to be performed, then T4 हम देते हैं and आयोडीन फिर हम क्यों देते हैं? ओके, अभी आपको ये रीजन तो जस्ट अ मिनट. हाँ, ओके, सो व्हाट आई सी दिस पॉइंट बिफोर थायराइडोक्टमी. अभी ये तो समझ में आता है हमें कि हमने T4 क्यों दिया, बट हम आयोडीन क्यों देंगे सर्जरी के पहले? थायराइडोक्टमी इज द सर्जिकल रिमूवल ऑफ योर थायराइड ग्लैंड. व्हाई यू विल गिव आयोडीन? Because one of the property which we have not discussed in iodine and iodide is iodide ions, if they are given in excess quantity or in any quantity, they decrease vascularity. Vascularity को decrease करते हैं, okay, and makes the gland firm. All of you know glands कैसे होते हैं? You have seen balloons पता है ना? Balloons are unstable like structure. Are you getting? तो सर्जरी करना डिफिकल्ट होता है. सपोज बलून इज देयर, हवा आ रही है, वो हिलता रहेगा. आर यू गेटिंग? कैन यू परफॉर्म एनीथिंग विद इट? यू कैन नॉट डू. ओके, तो इसलिए हमें क्या करना है? सर्जरी से पहले वी हैव टू मेक द ग्लैंड फर्म. उसको स्टेबल करना है, ऐसे रोक के रखना है ताकि हम सर्जरी परफॉर्म कर सकें. आई एम जस्ट गिविंग यू एग्जाम्पल, फॉर्म का एग्जाम्पल, व्हाट इज फॉर्मनेस. ओके, तो जो ग्लैंड होता है हमारा, उसको हम फॉर्म बनाने के लिए, स्टेबल करने के लिए आयोडाइड्स देते हैं. बिकॉज आयोडाइड, ये भी आपको पूछ सकते हैं एग्जाम में, बिकॉज आयोडाइड रिड्यूसेस वस्कुलैरिटी ऑफ थायराइड ग्लैंड. अंडरस्टूड ऑल ऑफ यू? नेक्स्ट है आपका एंडेमिक गॉइटर. गॉइटर में भी आप दे सकते हो. गॉइटर, इफ द गॉइटर इज ड्यू टू एक्सेसिव सिक्रीशन ऑफ थायराइड. मैंने आपको पहले ही बताया था गॉइटर दोनों केसेस में होता है, हाइपो हो या हाइपर हो. तो अगर हाइपर की वजह से गॉइटर हो रहा है, देन ऑल्सो यू कैन गिव. ओके, नेक्स्ट है आपका एंटीसेप्टिक एज अ पॉविडोन आयोडीन. ये आपको पता होगा ऑलरेडी. पॉविडोन आयोडीन इज अ वेरी गुड एंटीसेप्टिक. ओके, इट इज गिवन इन सर्जरी एंड ऑल. यस, radioactive iodine should not be taken with iodide and iodine. What does that mean? कि radioactive iodine के साथ आपको
आयोडाइड और आयोडीन नहीं लेना है। क्यों नहीं लेना है? इट इज सेल्फ एक्सप्लेनेटरी। रेडियो एक्टिव आयोडीन क्या करता है? इट कॉजेज, ओके, रेडियो एक्टिव आयोडीन हम देते कब है? जनरली व्हेन अ पर्सन इज हैविंग ट्यूमर और if the secretion of thyroid hormone is very large and आपको secretion को कम करना है, तो you remove a part of the thyroid gland. Okay, for that we are using radioactive iodine. और आपके ऊपर से आयोडाइड ऑलरेडी दे रहे हो. Are you getting? So it will worsen the condition. तो ये आपको याद रखना है एक point. After that, okay, inflammation of, these are certain effects. Flaring of acne in adolescents, pregnant women. Adverse effects are seen, so you don't have to give. Inflammation of mucus. These are some of the adverse reactions. Anaphylactoid reaction is seen, that is allergic reactions is seen. Now we come to the last part of this chapter, that is the radioactive iodine, जो अभी हम डिस्कस कर रहे थे. रेडियोएक्टिव आयोडीन के साथ मैंने आपको बताया था वी आर गिविंग T4 ऑल्सो, वी एज रिक्वायर्ड वी आर गिविंग एंटी थायराइड एजेंट्स अलॉन्ग विद आयोडीन 131. आयोडीन 1, इन तीनों में से मैंने आपको last lecture में I think I have told you that there are 3 isotopes of iodine which are used as a radioactive iodine for the treatment of hyperthyroidism. Iodine 131, 123 and 125. Okay. So इसमें से मैंने आपको बोला था आयोडीन 131 हम सबसे ज्यादा यूज करते हैं. द रीजन आपको यहाँ से समझ में आ जाएगा. आयोडीन 123 का हाफ लाइफ 13 आवर्स है, विच इज लेस. रेडियो एक्टिव मटीरियल्स हम ज्यादा क्वांटिटी में नहीं दे सकते. आर यू गेटिंग? सो दैट यू हैव टू रिमेम्बर. ज्यादा क्वांटिटी में नहीं दे सकते एंड हमें इस हिसाब से देना है कि हमें मैक्सिमम इफेक्ट देखने को मिले. तो यहाँ पे आप देख सकते हो, if you are using iodine 131, it gives effect for 8 days. iodine 123 13 आवर्स तक का इफेक्ट देता है, तो आपको बार बार देना पड़ेगा. Are you getting? And it is not advisable, so it is not used, rarely used. Okay, so it will be decided by the physician which form to be used, but mostly iodine 131 is used. Now iodine 125, its half life is 60 days. अभी हमें इतना भी नहीं चाहिए, so that is why it is also not used. Iodine 131 emits X-rays and beta particles, and these X-rays are destroying the whatever cells which we intend to destroy. Iodine 131, whenever you are giving, it is concentrated by the thyroid gland. मतलब ये thyroid gland में जाता है, colloid में जाके ये stop हो जाता है. ये colloid में रहता है, आप ऐसे याद रख सकते हो. It stays in the colloid. It gets incorporated in scientific term you will write it as that iodine 131 it gets concentrated or incorporated in the colloid and वहाँ बैठ के ये radiation emit करता है. Understood all of you? Beta particles are also released, but they can penetrate only 0.5 to 2 mm of tissue. तो ये हम discuss नहीं करेंगे. Next है आपका thyroid follicular cells are affected from within, undergo pinosis and necrosis followed by fibrosis when sufficiently large dose is administered. So ये जो iodine 131 है, it gets concentrated where? In the colloid. See, it will be disconnected in certain time, so you have to rejoin. So what I was telling, thyroid follicle cell colloid में जाके बैठ जाता है, वहां से रेडिएशन भेजता है. वो रेडिएशन क्या करते हैं? पाइनोसिस, नेक्रोसिस, फाइब्रोसिस. They destroy the cell. Now it is your assignment, not just a small work I am giving. See the meaning of pinosis, necrosis and fibrosis. ये सब आप पैथोफिजियोलॉजी में पढ़ चुके होंगे in second year. So ये definitions मुझे चाहिए in the next lecture. I'll ask you. Okay, how iodine 131 is taken? It is dissolved in water and taken orally. Okay, now the diagnosis. All of you know who discovered radioactivity? Madame Curie. So from there the unit is taken, Curie. So diagnosis के लिए we are giving 25 to 100 microcurie. This I'll explain you that for what the diagnosis is required. Okay, so this required detailed explanation I'll give you. Then average therapeutic dose is 3 to 6 microcurie. Higher dose is required for toxic multinodular goiter as compared to Graves' disease. So you require more dose for both the condition, but higher dose is required for multinodular goiter.
Response is slow, starts after 2 weeks, reaches peak at 3 months. Dose is repeated if required. Okay, so this all is the uses, or you can say advantage. Certain advantages are there. It is not much expensive, सर्जरी की जरूरत नहीं होती, एंड क्योर इज परमानेंट. आर यू गेटिंग? एक बार अगर आपने ये ट्रीटमेंट, जैसे यू कैन, आप लोग जानते हो कैंसर में भी हम कीमो एंड रेडियोथेरेपी देते हैं, तो रेडियोथेरेपी देने के बाद जो कंडीशन है वो ठीक हो जाती है. इट इज एज गुड एज रिमूविंग द डिजीज. ओके, सर्जिकल रिस्क नहीं होता है. इट इज सिंपल, कन्वीनियंट. यू हैव टू गिव इट इन द सॉल्यूशन फॉर्म. डिसएडवांटेजेस क्या है कि अगर ज्यादा डोज दे दिया तो हाइपोथायरॉयडिज्म क्या ना करे, बिकॉज इट इज गिवन एज एंटीथायरॉयड ड्रग. तो अगर आप ज्यादा डोज देते हो, it has been seen that it cause hypothyroidism. Normal dose भी देने के बाद it has been seen that it has caused hypothyroidism in 5 to 10% of people. Long latent period of response. आपने ये लास्ट स्लाइड में अभी देखा हमने, इसका जो latent period of response है ये ज्यादा है. Okay, contraindicated during pregnancy. As all of you know, all the radiation related things are not given because it can cause genetic damage and cancer. And lifelong T4 treatment would be required if hypothyroidism occurs. यानी अगर आपने किसी को रेडियोएक्टिव आयोडीन दिया and you have destroyed the cells whatever it is required to do, after that अगर उस person को hypothyroidism हो जाता है तो उसके लिए आपको लाइफ लॉन्ग T4 लेना पड़ेगा. जैसे सपोज करो किसी को हाइपोथायरॉयडिज्म होता है, उसको भी लाइफ लॉन्ग ट्रीटमेंट लेना पड़ता है. हाइपर होता है, उसको भी लाइफ लॉन्ग लेना पड़ता है. पर अगर सर्जरी करा ली किसी ने, सॉरी नॉट सर्जरी, अगर एक बार आयोडीन से ट्रीटमेंट लिया एंड आफ्टर दैट आयोडीन 131 से इफ यू हैव टेकन द ट्रीटमेंट एंड आफ्टर दैट अगर हाइपोथायरॉयडिज्म हो गया आपको, तो उसके लिए आपको लाइफ लॉन्ग T4 लेना पड़ेगा. T3 हम आप देख रहे होगे बार बार हम लोग T4 ही ज्यादातर लेते हैं. ओके, देन वन ऑफ द कंडीशन, इट कैन बी यूज्ड एज पैलेटिव थेरेपी आफ्टर थायरॉयडेक्टमी. थायरॉयड ग्लैंड को रिमूव करने के बाद, दैट इज थायरॉयड ग्लैंड को रिमूव करने के बाद it is used and it is the treatment of choice. It can be asked in exams. It is the treatment of choice after 25 years of age and if due to any disease surgery cannot. I think ये point जो है it is up to 25 years. I'll correct it and tell you. अगर सर्जरी आप परफॉर्म, अगर कंडीशन बहुत सीवियर है पेशेंट की और सर्जरी नहीं परफॉर्म कर सकते, then what you have to do, you have to go for the treatment with anti-thyroid, iodine 130. Okay, just a minute, let me take one snapshot, then all of you have to join. See, nowadays what we are instructed to do, we are taking snapshot and all, और जो भी आपका ये रहेगा attendance, okay, that is counted. It is required to be sent to PCI. So इसलिए आप लोग lectures join करो. Whether we are going to give videos or not, you have to join the lectures. Okay, just a minute. Let me take one screenshot. Okay, ठीक है. तब तक आप लोग क्या कर सकते हो? I'll share one video. So almost it is completed. I'll share one video. You can see that. अभी हमारा ऑलमोस्ट ही चैप्टर आई थिंक इट इज कंप्लीटेड. ओके, वन स्लाइड इज रिमेनिंग दैट वी विल डू. अभी आप ये see one video. I would like to share that, and this is about the adrenal gland. Okay, it is an introduction. Just a minute. Are you able to hear? Just a minute. Are you able to hear the video's voice? Okay, you see it. At least you आप देख लो. We will discuss this.
let others join. So do you want me to play the video again? थोड़ा रह गया था, या पूरा स्टार्टिंग से करूँ, या जहाँ पे एंड हुआ था वहाँ से? प्लीज मैसेज मी. Okay, I'm starting it again. Listen it carefully, because ये अगर आप समझ लेते हो, then it will be very easy to understand the drugs acting on adrenal gland. Okay, I'm starting it again. Then we will discuss. Let others join.
So I think you have understood clearly what is adrenal gland and where it is located. Okay, so there is little bit some problem is happening. So I suppose you have understood. Okay, I ये जो आज का लेक्चर है I'll upload it on Moodle. You can go through it and first I'll try to upload it. अगर होता है तो I'll inform you. You can see it. आपको एड्रिनल ग्लैंड के बारे में पता चल गया होगा अच्छे से. वेयर इट इज लोकेटेड. ओके, it is located above the kidneys. That is why it is also called as which gland? It is also called as suprarenal gland. It is yellow in color. आपने देखा बाहर से yellowish color होता है, अंदर से reddish in color. Okay, it is divided into two parts, cortex and medulla. Cortex is further divided into three parts, zona fasciculata, zona glomerulosa, the outermost part, then fasciculata, reticularis. Okay, adrenal cortex secretes. हमें क्या पढ़ना है? सी, we have to read the secretions of adrenal cortex. एड्रिनल कॉर्टेक्स में जोना ग्लोमेरुलोसा से क्या सिक्रीट होता है, fasciculata से, रेटिकुलरिस से क्या सिक्रीट होता है. So if you will go in deep, all of you might have read this in HAP that corticosteroids are secreted, like glucocorticoid, mineralocorticoid and little amount of sex steroid. Particularly androgens are secreted from the adrenal cortex from these three layers. And adrenal medulla से क्या secrete होता है? Adrenaline and noradrenaline. Adrenaline, noradrenaline आप already detail में sympathetic nervous system में पढ़ चुके हो. So as of now हमारा concentration होगा what are the various secretion of these adrenal cortex, what are their antagonists, why they are used. Okay, so you might have got an idea about the adrenal glands clearly. और अगर नहीं समझ आया you can again see the video when I'll upload it. Now what I wanted to tell you is certain things. See, ग्लूकोकॉर्टिकॉइड्स का मेजर एक्शन क्या होता है? ग्लूकोकॉर्टिकॉइड नाम से ही हमें पता चल रहा है that they will somehow related, they are somehow related with the level of glucose in our blood. Are you getting? So glucocorticoids basically increases the level of blood glucose. How they increase the level of blood glucose? By causing gluconeogenesis. They also cause the deposition of glycogen into liver. ये दोनों अलग पॉइंट है. ये ग्लाइकोजन का डिपोजिशन बढ़ाता है लीवर में. बट सेकेंड थिंग ये क्या करता है? It causes gluconeogenesis. What is gluconeogenesis? Formation of glucose from non-carbohydrate sources. What are the non-carbohydrate sources? Protein and fats. Third thing what it does, it inhibits the peripheral utilization of glucose. जो हमारे पेरिफेरल सेल्स है उनको ग्लूकोज यूटिलाइज नहीं करने देता. सो दैट इज व्हाई इट कॉजेज इंक्रीज इन द ब्लड शुगर लेवल. आर यू गेटिंग? सो ये आपको पॉइंट पता होना चाहिए कि हाउ ग्लूकोकॉर्टिकॉइड्स आर इंक्रीजिंग ब्लड शुगर लेवल. देयर आर टू मैकेनिज्म्स. फर्स्ट व्हाट इट डज, इट कॉजेज ग्लूकोनियोजेनेसिस. सेकेंड, it decreases the utilization of glucose by the peripheral cells. Okay, basically if you will see, glucocorticoids are the catabolic hormones. What do you, all of you know catabolism क्या होता है? तो they basically are catabolic in nature and what they do, they decrease the muscle mass of our body. Okay, so ये सब चीजें हम डिटेल में नेक्स्ट लेक्चर में पढ़ेंगे. एज ऑफ नाउ हमारा थायराइड का एक पार्ट रह गया था. द लास्ट स्लाइड विच आई विल डिस्कस एंड विल कंटिन्यू हियर, विल स्टॉप हियर, सॉरी. सो ऑल ऑफ यू कैन सी दिस. ओके, तो ये हमारा हो गया था. नाउ वी कम टू ये बीटा ब्लॉकर्स. ये जो क्लास है इट इज डिफरेंट फ्रॉम द अदर एंटी थायराइड ड्रग्स. बीटा ब्लॉकर्स आप अभी फोर्थ ईयर में ऑल ऑफ यू नो वेरी क्लियरली
बीटा ब्लॉकर का सबसे इंपॉर्टेंट ड्रग हमारा है प्रोप्रेनोलॉल, ओके, विच इज अ नॉन सिलेक्टिव बीटा ब्लॉकर. वैसे ऑल द ड्रग्स आर यूजफुल लाइक अटेनोलॉल, मेटोप्रोलॉल, टीमोलॉल, पिंडोलॉल. So all these drugs are selective, cardio-selective होता है atenolol, metoprolol, and propranolol is a non-selective. इसमें से why we are using then beta blockers for hyperthyroidism? इसका thyroid release पे कोई effect नहीं होता है. नाम से ही it is a beta blocker. What it has to do with thyroid gland? It has nothing to do. Okay, but why then we are using in the treatment of hyperthyroidism? The reason is the symptoms of hyperthyroidism. What are the symptoms of hyperthyroidism? Metabolism rate increases. Everything is stimulated, that is heart rate increases, force of contraction increases, blood, okay, not the blood pressure, we will not discuss, it is little bit mixed effect. Next आता है आपका ये, it causes anxiety. Since I have told you that it has stimulative effect, it will also cause anxiety. And due to increase in heart rate, there will be palpitation. You can feel the beat. There will be tremors due to excessive. जब arrhythmia होता है ना, तो body पूरी कांपती है. That is called tremoring. Okay, so वो tremors, palpitation, and due to all these conditions, there is nervousness in the person. Severe myopathy is there and sweating. Okay, so these all symptoms, they are controlled by giving beta blockers. Particularly, if you will see propranolol. Okay, propranolol is the drug. Why propranolol? Because it is, first the reason is it is non-selective beta blocker. Second very important reason is it is the only beta blocker which can cross the blood-brain barrier. ये point कई बार पूछा गया है एग्जाम में. Name a beta blocker which can cross blood-brain barrier. So if you will see propranolol, it can easily cross blood-brain barrier. That is why it is also effective in the anxiety which is produced during hyperthyroidism. Okay, so beta blocker use करने का एक ही intention है that we have to alleviate the symptoms which are associated with hyperthyroidism. अभी दो words होते हैं, elevate and alleviate. Elevate मतलब होता है increase करना and alleviate मतलब होता है remove करना, decrease करना. Okay, what is the use? When it is generally used with the other drugs, it is given as a pre-operative preparation also because it decreases the nervousness, anxiety and all, and it is given in thyroid storm also because there is a sudden release of hormone and due to that there is a sudden worsening of the symptoms of hyperthyroidism. So for those symptoms we are giving beta blockers plus we are giving certain anti-thyroid drugs. Okay, so I think it is clear ki why beta blockers are given. Now this is the last slide for today. Thyroid storm. Already you know what is thyroid storm, which drugs, yes, it can be asked, write the pharmacotherapy or write the drug therapy for thyroid storm. So this therapy is given. सबसे पहले हम देते हैं नॉन सेलेक्टिव बीटा ब्लॉकर एंड एंटी थायराइड एजेंट्स विच आर रिक्वायर्ड. सी प्रोपाइल थायोयूरासिल, it is a thioamide or anti-thyroid drug. That is the first class. Okay, what is the dose given? 200 to 300 mg orally every 6 hours. Okay, so this you have to remember. ये स्लाइड आपको याद रखनी है कि प्रोपाइल थायोरेसिल इज अ थायोअमाइड और एंटी थायराइड ड्रग. द डोज इज 200 to 300 mg orally. Okay, then after that non-selective beta blockers to control the symptoms. Then third is iopenoic acid. ये हमने कहीं पे भी नहीं पढ़ा है, ये आपको याद रखना है. Iopenoic acid is particularly given in thyroid storm once in a day, 0.5 to 1 mg, because it is a potent inhibitor of hormone release. Okay, potent inhibitor है इसीलिए हम thyroid storm में देते हैं. Understood? Next is corticosteroids, हाइड्रोकॉर्टिजोन. अभी मैंने आपको स्टेरॉइड्स के बारे में वो वीडियो दिखाया. सी कॉर्टिकोस्टेरॉइड्स का अगर आप यूजेस देखोगे ना तो इसके बहुत सारे यूजेस होते हैं. Although it is a steroid, but it is used as an anti-inflammatory agent. It decreases the inflammation. Okay, it is used as a stress buster. It has been seen that if the level of cortisol, what is cortisol? Cortisol is secreted from the adrenal cortex. Hydrocortisone, cortisol. Okay, cortisol is secreted by adrenal cortex, and it has been seen. What is its exact role we don't know,
but it has been seen that people who are having less level of cortisol in their blood, they suffer from or they have higher levels of stress. It has been seen. Okay, इसलिए हम लोग ये that is one of the uses. Next use, very important use of corticosteroid is it is used as an immunosuppressant agent, and particularly in the replacement reaction, what you will say, replacements, like for example अगर कोई ऑर्गन रिप्लेस करना है या आप ट्रांसप्लांटेशन बोल सकते हो. ओके, ट्रांसप्लांट करने के टाइम पे स्टेरॉइड्स आर गिवन, पर्टिकुलरली कॉर्टिकोस्टेरॉइड्स, पर्टिकुलरली hydrocortisone, prednisolone is a corticosteroid which is given in ulcerative colitis. Ulcerative colitis is also a type of autoimmune disorder in which our own immune system is damaging our organs. Are you getting? So कोई भी autoimmune disease हो, जैसे आपको rheumatoid arthritis हो गया, ओके, देन अदर डिजीजेस, या फिर आपको ऑर्गन ट्रांसप्लांट करना है. ऑर्गन जब आप ट्रांसप्लांट करते हो, देन चाहे आपका ऑर्गन 100% मैच हो, ओके, तो भी जो भी आप ऑर्गन दे रहे हो दैट इज नॉट योर ऑर्गन. आर यू गेटिंग? इट इज फ्रॉम आउटसाइड. सो इनिशियली टू प्रिवेंट द रिजेक्शन ऑफ द ट्रांसप्लांट, देखो सपोज देयर इज अ वन पर्सन, आपने उसको किडनी की जरूरत है, उसको किडनी ट्रांसप्लांट कर दिया, बट भले ही 100% मैच हो रही है तो भी देयर आर चांसेस ऑफ रिजेक्शन ऑफ द ट्रांसप्लांट. क्यों? व्हाई देयर आर चांसेस? बिकॉज इट इज फ्रॉम आउटसाइड and there is activation of immune system whenever you are giving anything from outside. Are you getting? So to suppress that immune response, ताकि organ reject ना कर दे हमारी body, we are giving immunosuppressant agents, and one of the very important, very widely used is the corticosteroids. This you have to remember. Okay, it is also given in thyroid storm. Now diltiazem, नाम आपने ये ऑलरेडी पढ़ा है, कहाँ पे यूज करते हैं, ये भी आपका काम है. diltiazem belongs to which class? This you have already read, you have to tell me. So 60 to 120 mg to control the tachycardia. If beta blockers alone are not effective to control the cardiac rate, okay, thyroid storm है तो the heart rate will be very high. तो अगर आप propranolol दे रहे हो और उससे आपको sufficient इफेक्ट नहीं मिल रहा है ऑन हार्ट रेट, देन यू कैन गिव diltiazem. ओके, तो ये आपको पता करना है कि diltiazem क्या है, क्योंकि आपने ऑलरेडी प्रीवियस क्लासेस में पढ़ा हुआ है. इट इज अ वेरी वाइडली यूज्ड ड्रग. सो diltiazem इज गिवन along with propranolol if it is not effective alone. And rehydration is required to be given. Anxiolytic के लिए propranolol भी जो हम यूज करें, इट इज ऑल्सो एक्टिंग एज एंग्जियोलाइटिक. एक्सटर्नल कूलिंग इज रिक्वायर्ड. व्हाई एक्सटर्नल कूलिंग इज रिक्वायर्ड? आई टोल्ड यू दैट थायराइड हार्मोन जो होता है, if it is at a very high level, it increases the metabolism, and due to that what is metabolism? A combination of anabolism and catabolism. Metabolism जब बहुत ज्यादा बढ़ता है, there is production of heat, okay, and to provide we require external cooling in case of thyroid storm. See, thyroid storm एक ऐसी condition है when a person become highly overactive, metabolism is very much highly activated, okay, the person is highly anxious, the body heat increases suddenly, okay, so we are giving the treatment, okay, according to the symptoms. So external cooling is required, anxiolytics are required, we require beta blockers to have a control on the heart rate, and appropriate antibiotics as decided by the physician. Okay, so these things you have to keep in mind. So this is about the thyroid storm, and this you have to remember. I think I have uploaded this on Google Classroom. You can go through it again. Okay, so thank you so much for your patient hearing. I'll send you the response link in some time, so you can attend that. So thank you so much for today. And all of you are requested to attend the lectures. Okay, आपका नुकसान तो होगा नहीं. You are going to have at least जो आप सुनते हो, जब आप पढ़ोगे किसी भी बुक से. I have uploaded the KD Tripathi book also. Okay, तो आप वो बुक पढ़ के देखो, आप खुद से पढ़ो नेक्स्ट चैप्टर. Okay, why it is required to take lectures, all of you know. बुक तो आपके पास अवेलेबल है, you are having everything, but you don't read. That is the thing.
So at least you listen to the lecture so that you will be in touch with the topic. Okay, so that is all for today. So all of you are requested to attend all the lectures. So thank you so much for your patient hearing.